गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी के का पूर्व में आगमन देखते हैं। मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश के नीति निर्धारक बन बैठे। ये कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। देखिए, औरंगज़ेब के मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि 1707 में इनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद क्या हुआ था कि क्षेत्रीय ताकतें यानी कि जो छोटे छोटे इनके सूबेदार जो अलॉट कर रखे थे हर एक राज्य के अंदर, अब वो शक्तिशाली बनने लग गए थे, क्योंकि औरंगज़ेब के बाद कोई भी मुग़ल साम्राज्य में ऐसा शासक उत्पन्न नहीं हुआ था जो पूरे साम्राज्य को एक तरीके से बांध के रखे, और शक्तिशाली राजा कोई नहीं उत्पन्न हुआ था। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो क्षेत्रीय रियासतें थी वहाँ के जो सूबेदार थे उन्होंने अपने अपने राज्य को जाके वो सूबेदार थे अपना अपना राज्य घोषित कर दिया, और अब वो किसी की नहीं सुनते थे। मेन जो मुग़ल साम्राज्य का लीड होता था ना, मतलब पूरे उसमें जो नेतृत्व होता था पूरे भारत में, तो वो दिल्ली से होकर होता था। तो दिल्ली के अंदर तो मेन मुग़ल बादशाह बैठता था, लेकिन इनके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए इन्होंने सूबेदार छोड़ रखे थे। अब जो सूबेदार थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया उन्होंने कि हम किसी की नहीं सुनते, हमें नहीं पता कौन है मुग़ल बादशाह, ठीक है। और फिर वो अपने तरीके से कर वसूलने लग गए। अब ये था कि जो मुग़ल बादशाह ने जिन को फरमान जारी कर रखा था कि आप लोग यहाँ पर व्यापार कर सकते हो, और अब वो क्यों कर चुकाएंगे, उनका तो मेन जो ये था कि एम, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मेन बेसिकली कर को चुकाने के लिए यानी कि टैक्स चुकाने के लिए जो थी वो लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों और सूबेदारों के बीच में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद, क्योंकि सूबेदार अपने लिए कर मांग रहे थे कि आप हमें टैक्स दो, लेकिन अंग्रेज़ बोलते हैं हम तो मुग़ल बादशाह से लिखवा कर ले आए हैं, आप कौन होते हो हमसे टैक्स मांगने वाले। मेन जो ये लड़ाई थी ना वो यही थी। और जब उन्होंने इस तरीके से जब सूबेदारों के साथ लड़ाई हुई और आधुनिक हथियार होने के कारण जो अंग्रेज़ बार बार इन लड़ाइयों में जीत जाते थे, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि क्यों ना हम ही सूबेदार बन जाए। तो ऐसे ऐसे करके मतलब जब इनको पता लगा कि यहाँ के जो शासक हैं वो थोड़े कमज़ोर हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे जो है यहाँ की राजनीति में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया अंग्रेज़ों ने, और धीरे धीरे यहाँ की सत्ता हथियानी शुरू की। पहले बंगाल की सत्ता हथियाई, फिर अवध की, फिर ऐसे कर करके ये लोग दिल्ली तक पहुँच गए थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे इनका वर्चस्व कायम हुआ था अंग्रेज़ों का। इनकी शुरुआत पढ़ लेते हैं क्या होता है स्टार्टिंग में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर यानी कि इजाज़तनामा हासिल किया। इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार का एकाधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी और मुनाफा कमा सकती थी। पुराने टाइम में क्या होता था कि नए नए द्वीपों की खोज हो रही थी, नई नई जगहों की खोज हो रही थी, तो इंग्लैंड और इंग्लैंड के आसपास के जो देश थे ना, स्पेन, पुर्तगाल और ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, इनके अंदर एक होड़ लगी हुई थी, एक रेस सी लगी हुई थी कि हम पूरी पृथ्वी गोल है। नया नया कॉन्सेप्ट आया था उस टाइम पे कि पूरी पृथ्वी गोल है, और अब हम है ना नए नए द्वीपों की नई नई जगहों की खोज करेंगे, और वहाँ पे जाकर हम इंग्लैंड के लिए बहुत कुछ मतलब यहाँ तो व्यापार करेंगे, और अगर वहाँ पे सभ्यता कायम नहीं हुई है तो हम इंग्लैंड के लिए वहाँ पर अनाज वगैरह उगा के फिर शिप के माध्यम से वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर भेजेंगे, और जिससे कि हमें मुनाफा होगा, ठीक है। तो क्या मतलब सबसे पहले जो थे वो पुर्तगाली जो इस खोज पे निकले थे, फिर धीरे धीरे स्पेन और इंग्लैंड में भी ये चलन चल गया कि अब हमें नई नई जगहों की खोज करनी है। तो यहाँ पर एक नई कंपनी खुली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने इंडिया के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और अब इनको इंडिया का नक्शा भी मिल गया था। मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से नक्शा खोजा गया था। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि ब्रिटेन से यहाँ से चलकर लोग
ब्रिटेन से चलकर यहाँ इस वाले केप ऑफ गुड होप, यानी कि ये अफ्रीका वाला जो रास्ता है, इसको यहाँ से होते हुए ये लोग भारत पहुँचे थे। सबसे पहले जो पहुँचा था वो 1498 में वास्को डिगामा पहुँचा था, ठीक है, जो कि पुर्तगाली था। पुर्तगाल यहाँ पर है आज के टाइम में। ये जो पुर्तगाली था ये पहुंचा था सबसे पहले वास्को डिगामा, और उसने जब नक्शा बनाया तो धीरे धीरे वो नक्शा जो था वो प्रचलन में आ गया, जिसके कारण क्या हुआ कि अब बाकी जो आसपास की कंट्रीज़ थी उनको भी तो व्यापार करना था भारत से। एक्चुअली भारत की काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, ये जितने भी मसाले थे ना, ये इंग्लैंड में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अब आपको पता है कि व्यापार एक ऐसी चीज़ है कि मुनाफा कमाने के लिए वहाँ से क्या हुआ कि बहुत से व्यापारी कि चलो हम इंडिया के अंदर है ना अच्छे कीमत पे जो है पैसा मतलब वो चीज़ें खरीद लेंगे कम से कम कीमत पे, और फिर इंग्लैंड में आके ऊंची कीमतों पे बेचेंगे। तो यहाँ से कुछ व्यापारी जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे एलिजाबेथ से उन्होंने इजाज़तनामा ले लिया कि हम इंडिया में जाके अपना थोड़ा बहुत व्यापार करेंगे और वहाँ पे थोड़ा तो हमें एक इजाज़त दे दीजिए कि इंग्लैंड से कोई और कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और कंपनी जो है वो इंडिया से आकर व्यापार नहीं करेगी। तो इंडिया के जो व्यापार है वो उस पर हमारा ही पूरा वर्चस्व रहेगा। इंग्लैंड में आकर हम ही मसाले बेचेंगे इंडिया के, और कोई नहीं बेचेगा। तो एलिजाबेथ ने उस टाइम तो साइन करके ये सब दे दिया था, लेकिन फिर क्या हुआ अब आगे देखते पढ़ते हैं। इंग्लैंड में अगर कोई भी काम करना होता है तो उसमें फाइनल जो अथॉरिटी होती है, यानी कि शासक के साइन जरूरी होते हैं, और उस टाइम की शासक कौन थी? रानी एलिजाबेथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, लेकिन यह शाही दस्तावेज़ दूसरी यूरोपीय ताकतों, अब देखो तुम अपने देश के लोगों को तो रोक सकते हो, जैसे कि इंग्लैंड के लोगों ने, इंग्लैंड के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इजाज़तनामा मांग लिया कि इंग्लैंड से कोई और नहीं जाएगा इंडिया में व्यापार करने, लेकिन आप दूसरे देशों को थोड़ी रोक सकते हो। तो जो यूरोप के अंदर जो बाकी देश थे, फ्रांस, डच, पुर्तगाल, को पूर्व के बाज़ारों से आने वाली पूर्व के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। सेम बात बोल रहा है कि आप अपने देश के लोगों को रोक सकते हो, लेकिन बाकी देशों को थोड़ी रोक सकते हो व्यापार करने से। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप, अब ये मैंने दिखाया था वो अफ्रीका के नीचे जो केप ऑफ गुड होप था, का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। देखो क्या हुआ था, मैं एक बार फिर से मैप दिखा रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि अंग्रेज़ों से पहले सबसे पहले पुर्तगाली जो थे वो पहुँचे थे, वास्को डिगामा। तो ये वास्को डिगामा 1498 में पहले केप ऑफ गुड होप, यानी कि केप ऑफ गुड होप मतलब ये जो अफ्रीका का टिप पॉइंट है ना एकदम नीचे, इसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। और फिर यहाँ से यहाँ गोवा आया था। गोवा में जमोरिन नाम के एक आदमी ने इसका स्वागत किया था, अर्थात उस टाइम के जो लोकल दादा टाइप जो लोग होते थे ना, तो जमोरिन था वो वहाँ का लोकल लीडर, तो उसने स्वागत किया था। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब पुर्तगालियों ने देखा कि यहाँ पर हम अपनी बस्ती बसा सकते हैं, तो उन्होंने गोवा वाली जगह पर व्यापार करने के चक्कर में यहाँ पे जो जगह थी वो खरीद ली थी, और थोड़ी बहुत लड़ाई करके वैसे भी हथिया ली थी, ठीक है। तो ये समुद्री तट, यहाँ से वो लोग व्यापार करके जो है ना यहाँ पे पुर्तगाल भेजा करते थे सामान को। अब क्या हुआ कि जब इंग्लैंड ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे मसालों की डिमांड है, तो फिर यहाँ से अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जहाज़ थे वो भी आए ब्रिटेन के। लेकिन इन्होंने कहाँ पर सबसे पहले अपना डेरा डाला था? इन्होंने सबसे पहले डेरा डाला था कलकत्ता में, यहाँ पे इस साइड, ठीक है। तो भारत के इस साइड तो पुर्तगालियों ने डाला था, और इस साइड कलकत्ता में जो है वो ब्रिटिश पीपल आए थे। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी हुगली नदी के पास 1661 में स्थापित की थी, ठीक है। और फिर यहाँ पे सब ये इस जो कंपनी थी वो ऐसे थोड़ी कोई स्थापित करने देगा भारत में। सबसे पहले वहाँ के राजा से आप इजाज़त मांगोगे, तो इसके लिए कैप्टन हॉकिंग्स गए थे। कैप्टन हॉकिंग्स यहाँ पर मुग़ल दरबार में जो दिल्ली के अंदर वहाँ पर गए थे, और उन्होंने काफ़ी सारे इनाम वगैरह ये सब लेके गए थे कि आप हमें इजाज़त दे दीजिए एक फैक्ट्री लगाने की, हम सिर्फ व्यापार करेंगे। तो उस टाइम पे औरंगज़ेब था, उन्होंने बोला कि ठीक है भाई
वो जैसे होता है ना कि तोहफे वगैरह से खुश हो गया था, तो उन्होंने इजाज़त दे दी थी कि ठीक है आप व्यापार कर सकते हो। तो सबसे पहली फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे कलकत्ता में खोली गई थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये देखो सेम बात बोली जा रही है, पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। अच्छा, अब यूरोप के बाज़ारों में भारत के यूरोप के बाज़ारों में कहाँ गया, भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की ज़बरदस्त मांग थी। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। अब क्या हुआ कि भारतीय लोग, जो भारतीय व्यापारी थे, उनके पास अगर बहुत सारे ग्राहक आ जाएंगे यूरोप के, और क्योंकि यूरोप में डिमांड बढ़ती जा रही थी, तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो कीमतें थी ना इन चीज़ों की, काली मिर्च वगैरह की, ये सब बढ़ने लगी। तो अब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को और बाकी जो यूरोपीय व्यापारी थे उनको मुनाफा कम होने लगा कि पहले चीज़ 5 रुपये में मिल जाती थी, अब 10 रुपये में मिल जाती है, लेकिन इंग्लैंड में उतना का उतना ही रेट रखा हुआ है, तो उनको मुनाफा तो कम हो गया ना। बाज़ार पर कब्ज़ा करने की इस होड़ में कंपनियों के बीच लड़ाई शुरू करवा दी। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा, जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारिक कंपनियों से पहले से दुखी थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या हुआ कि कोई किसी का सामान ख़राब कर देता था। मान लो कि पुर्तगाली एक जगह और साथ में ब्रिटिशर दोनों व्यापार कर रहे हैं, दोनों अपने अपने वो कंटेनर चढ़ा रहे हैं जहाज़ों में। अब क्या होता था कि ये व्यापारी आपस में ही लड़ पड़ते थे कि तुमने मेरा सामान ख़राब किया, तुमने मेरा सामान ख़राब किया, ये देखो ये बोरी के अंदर छेद जो है वो तुमने किया है। इस तरीके से सारा सामान, मतलब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर करके ये लोग आपस में लड़ाई करा करते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, अपने सामान को बचाने के चक्कर में, और क्योंकि सामान ये लोग बहुत ज़्यादा लादते थे और साथ में शिप्स आती जाती रहती थी इन लोगों की, तो इन्होंने अपने सामान को सुरक्षित करने के लिए किलेबंदी शुरू कर दी। अब तुम किसी और की जगह पर किला बनाओगे तो क्या वहाँ का सूबेदार तुम्हें बनाने देगा? नहीं ना। तो बस वहाँ के जो सूबेदार थे, जो मुग़ल शासक के अंडर में काम करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आप यहाँ पे ऐसे कैसे किला बना सकते हो, हम ही यहाँ के सूबेदार हैं और हम ही यहाँ पे सब कुछ करते हैं, हम आपको ऐसे बनाने नहीं देंगे। तो अब वहाँ के जो, यानी कि कलकत्ता में जो शासक था, जो सूबेदार था, जिसको मुग़ल साम्राज्य के अंडर में जो काम करता था, तो वो मुग़ल साम्राज्य जो उसका नाम था, कहाँ नीचे लिखा हुआ है, मुर्शीद कुली खान था। ये मुर्शीद कुली खान, इसको बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ कि आप इस तरीके से थोड़ी बना सकते हो किला, आप हमें टैक्स चुकाओ, आप टैक्स भी नहीं भरते हो बिल्कुल भी। तो अब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को ये सब बुरा लगने लग गया। अभी हम पढ़ेंगे आगे कैसे कैसे बुरा लगा था, ठीक है। तो इसका अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे शासकों से टकराव शुरू हो गया था इनका। उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं। 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू की गई थी, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। तो ये रही वो फैक्ट्री। ये देखो किस तरीके से सामान लेकर जाया जा रहा है, ठीक है। ये छोटे जहाज़ों से शिप पे चढ़ाया जाता था। ये पूरी किलेबंदी कर रखी थी यहाँ पे कि ये सामान रखने के लिए, यहाँ से जो है वो सामान लेकर एक एक कंटेनर लेकर आया जाता था और यहाँ पे शिप आती थी और फिर उसमें चढ़ाया जाता था सामान, जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा करके रखा जाता था किलों के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता था, जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी के सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। अब क्या हो गया कि जहाज़ कभी भी आ जाते थे, रात को आ जाते थे, दिन में आ जाते थे। तो अब वो क्या हुआ कि जो मैनेजर वगैरह जो फैक्ट्री में काम करते थे, जो उनके नीचे कारीगर, जो बाकी मजदूर वगैरह काम करते थे, वो फैक्ट्री के आसपास ही जगह लेकर रहने लग गए, ठीक है। तो क्या हुआ कि 1696 तक आते आते कंपनी के इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने अपने सामान को इकट्ठा करके किला बनाना वहाँ पे शुरू कर दिया। 1698 में मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर इन्होंने 3 गांव की ज़मींदारी भी खरीद ली थी, जिसमें एक गांव कलिकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना और कोलकाता के नाम से जाना गया। तो इन्होंने 3 गांव की ज़मींदारी भी ले ली थी, मतलब इन्होंने पहले ज़मीन खरीदी और फिर वहाँ पर किले वगैरह बनाने शुरू कर दिया अपने।
कंपनी ने मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब से फरमान प्राप्त कर लिया था, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए यानी कि बिना टैक्स चुकाए व्यापार कर सकती थी। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों और निजी व्यापार कर के लिए, मतलब जो, लेकिन उन्हें भी शुल्क चुकाने। देखो अब क्या हुआ कि जैसे ये जो अधिकार था ना टैक्स ना चुकाने का, ये सिर्फ कंपनी को मिला था। तो कंपनी का जो मेन मैनेजर है वो कंपनी के व्यापार के लिए टैक्स नहीं चुका सकता। लेकिन अब क्या हुआ कि धीरे धीरे कंपनी के अंदर जो ऑफिसर्स वगैरह काम करते थे ना, उन लोगों ने खुद भी अपने लिए चीज़ें जमा करनी शुरू कर दी कि मैं भी जब यूरोप जाऊंगा ना वापस, तो मैं इतने सारे मसाले लेकर जाऊंगा, एक पुड़िया जो है वो इतने इतने में बेच दूंगा, ठीक है, मसालों की, तो मुझे भी मुनाफा हो जाएगा जाके वहाँ पे। तो क्या होता था कि ये लोग अपनी जैसे फैक्ट्री वगैरह इन्होंने भी अपनी छोटी छोटी खोल ली थी इंग्लैंड के अंदर कि हम यहाँ से व्यापार, मतलब छोटे जहाज़ भेज दिया करेंगे या अपने बड़े जहाज़ में ही अपना माल भेज दिया करेंगे, वहाँ पे जाके आप निकाल लेना और अपनी दुकान पे लगा लेना, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब ये लोग भी टैक्स नहीं भरते थे, ऑफिसर्स वगैरह, और जो नीचे मजदूर वगैरह काम करते थे इंग्लैंड, वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो भी ये बोल रहे कि जब हमारी कंपनी नहीं भरती टैक्स तो हम काहे को भरें, हम क्यों भरें मतलब टैक्स। तो इस तरीके से वहाँ के जो मुग़ल बादशाह अर्थात जो सूबेदार थे उससे अब लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिसमें बंगाल की राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। अब कोई टैक्स ही नहीं भरेगा तो फिर बंगाल में जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो धीरे धीरे कम होने लगा। जैसे ही खजाना कम होने लगा बंगाल का, तो नतीजतन क्या हुआ, नतीजा बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां ने इसका विरोध किया। अब जो वहाँ का नवाब था मुर्शीद कुली खां, उसको बड़ा आया गुस्सा कि ये लोग टैक्स नहीं भर रहे और यहाँ से व्यापार कर करके जा रहे हैं। अब इसकी कहानी हम आगे पढ़ेंगे बाद में। फर्स्ट देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला। तो व्यापार के एकाधिकार चार्टर से ये फ़ायदा मिला कि अब उनका कंपटीशन किसी यूरोपियन से नहीं था, ठीक है, यानी कि अब उनका कंपटीशन किसी इंग्लैंड के वासी से नहीं था। तो देखो इजाज़त का यहाँ पे ये वाला पूरा लिखो गया फर्स्ट कि एलिज़ाबेथ से उन्होंने चार्टर जो है वो हासिल कर लिया था और इसके द्वारा समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी और सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद के यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी और इसमें कोई कंपटीशन भी नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट वाला का आंसर हो जाएगा। अच्छा सेकंड देखो, यूरोपीय व्यापारी भारत में किन किन वस्तुओं को यूरोप में ले जाकर बेचना चाहते थे, धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा। तो इसके बारे में देखो अभी हमने यहाँ पढ़ा था। एक तो ये वाला लिखोगे आप, यूरोप के बाज़ारों में भारत से बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की ज़बरदस्त मांग थी, ठीक है। अब इसके आगे ये वाला भी पॉइंट लिखोगे आप, सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा, ये वाला भी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों लिखोगे तो ये सेकंड का आंसर हो गया। अब थर्ड देखते हैं, आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार आपको किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। मान लो कि आप जो हैं वो एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो और आपके मम्मी पापा बोले कि नहीं आपको तो सिर्फ सर्विस करनी है और आपको जॉब पे ही जाना पड़ेगा और आपका मन नहीं है, आपका मन है कि आप बिज़नेस करो, आप अपनी दुकान खोलो, उस पर खुद राजा बनकर बैठो और अपना मतलब खुद व्यापार करो खुले मन से। तो क्या होता है कि जब कोई आप पर अपनी मर्ज़ी थोपता है ना तो उसे एकाधिकार कहते हैं, और जब कोई आपका कॉम्पिटिटर नहीं होता। अब मम्मी पापा को आप क्या बोलोगे कि मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं आपकी जो इच्छा है उसको पूरी नहीं करूँगा। तो इस तरीके से जब मोनोपोली हो जाती है, मोनोपोली यानी कि किसी एक का अधिकार, तो या तो आप अपने मम्मी पापा की सुन लो या फिर अपनी सुन लो। आप बिज़नेस करना चाहते हो, आपके मम्मी पापा बोलते हैं नहीं जॉब ही कर, ठीक है, या फिर आप जो है वो साइंस फील्ड में जाना चाहते हो लेकिन आपके
मम्मी पापा बोलते हैं नहीं आप जो है वो एसएसटी पढ़ोगे, आपको साइंस पसंद है लेकिन आप एसएसटी पढ़ोगे। तो इस तरीके का अगर एकाधिकार होना शुरू हो जाता है, कोई बार बार आपको वो काम करने को बोले जो आप नहीं करना चाहते हो, तो इससे क्या होता है कि इंसान को कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो ऐसा ही कुछ जो था वो यहाँ पर हो रहा था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व धीरे धीरे कायम होने लगा तो वहाँ के जो नवाब थे उनको कंफर्टेबल फील नहीं हुआ मुर्शीद कुली खां को। तो मोनोपोली कहीं की भी हो अच्छी नहीं होती। तो इसका मैंने ये वाला आंसर लिखा है थर्ड क्वेश्चन का, एकाधिकार फिर चाहे वह किसी व्यक्ति के जीवन में हो या किसी क्षेत्र में, यह उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों या व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता को छीन लेता है। एकाधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है। जीवन में प्रतिस्पर्धा इंसान का चौमुखी विकास का कारण बनती है या बनता है, प्रतिस्पर्धा बनती है, ठीक है। परंतु एकाधिकार से इंसान की स्वतंत्रता छिन जाती है और वह अपना चौमुखी विकास नहीं कर पाता। यानी कि अगर किसी पे हम वर्चस्व कायम कर ले तो क्या वो इंसान या जो चीज़ है वो अपना चौमुखी विकास कर पाएगी? स्वतंत्रता अगर किसी की छिन जाए तो क्या वो चहुमुखी विकास अपना कर पाएगा? चहुमुखी का मतलब हर एस्पेक्ट में अपना विकास करना, हर चीज़ में अपना डेवलपमेंट करना। जब वो उसको किसी चीज़ को किसी काम को करने की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी तो वो अपना विकास कैसे कर सकता है इंसान? तो इसीलिए जो मोनोपोली होती है, जो एकाधिकार होता है, वो अच्छी बात नहीं होती। यूरोप में क्या हुआ था, 15वीं शताब्दी में पोप का शासन था, पोप का, ठीक है। तो उन्होंने क्या हुआ था कि चर्च जो है ना हर चीज़ पर डरा कर रखता था लोगों को कि अगर आपने हमें टैक्स नहीं भरा तो ईश्वर तुमसे नाराज़ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तुम्हारे राजा को भी डरा कर रखता था, जो चर्च था, मतलब चर्च के जो पोप होते थे वो राजा को भी डरा कर रखते थे और जनता को भी डरा कर रखते थे। और उनसे इतना पैसा वसूल करते थे कि चर्च जो है ना उसके अंदर इतनी तो ज़मीनें हो जाती थी, इतना पैसा आता था, इतना सोना चांदी सब कुछ आता था। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को जब ये अपने खाने के पैसे नहीं बचे और पोप फिर भी जो है मतलब चर्च जो है अपना कर वसूल रहा है भगवान का डर दिखा के, गॉड का डर दिखा के, तब क्या हुआ कि लोगों को जो है ना उन्होंने, अब भूखा आदमी ही क्रांति करता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो एक भूखी भीड़ होती है या कह लो कि जो जिन्होंने खाना नहीं खाया, जो जिनके पास अब जीने के लिए पैसे नहीं बचे, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो क्रांति करते हैं। तो इसलिए यूरोप में फिर क्रांति का टाइम आया था और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने लोगों को स्वतंत्रता, समानता, ऐसे मूल्यों के बारे में बताया कि स्वतंत्रता ही इंसान का चहुमुखी विकास करती है, समानता चहुमुखी विकास करती है। तो इस तरीके से इंसान को स्वतंत्र रहना चाहिए, अपनी थॉट को मतलब विचारों को बोलने के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति मतलब किसी चीज़ को बोलना कि आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, ठीक है। और अधिकारों की बात होने लगी, कर्तव्यों की बात होने लगी। तो इस तरीके से जो है ना धीरे धीरे जो पोप का शासन वहाँ पे ख़त्म हुआ और लोगों ने फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की यानी कि संविधान का शासन लागू करना स्टार्ट किया कि ना तो हम राजा की सुनेंगे ना पोप की सुनेंगे, हम सीधा जो संविधान है वो बनाया गया और उसके अंदर अधिकार दिए गए व्यक्ति को, सिटीजन्स को, और फिर अब संविधान से जो है हर देश का शासन चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लो कि पहले एकाधिकार में लोग कैसे घुट रहे थे, उनको कोई आज़ादी नहीं थी। अगर चर्च के खिलाफ बोला जाता था तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता था, इस तरीके से। तो एकाधिकार कभी भी अच्छी चीज़ नहीं है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, ठीक है। चाहे कोई घर में एकाधिकार जमा रहा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार जमा रहा हो, तो एकाधिकार अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो बस मैंने वही आंसर लिखा है यहाँ पे, बहुत कॉमन सा आंसर है, लेकिन आप इतना भी लिखोगे तो चलेगा। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।